टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 2024 का चुनाव राउंड 1 खत्म हो चुका है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर एनडीए और इंडी गुट की किस्मत का फैसला लॉक हो चुका है। पहले दिन का रुझान क्या कह रहा है? पहले दिन की रिपोर्ट कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन लेकर आई है, कुछ लोगों को टेंशन देने वाली है। कौन है वो लोग? किसका वोट बढ़ रहा है? कौन बहुत तेजी से घट रहा है? इसका एक अनुमान आप वोट परसेंटेज से लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर करीब 58% वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में 77%, उत्तराखंड में 54%, त्रिपुरा में 80%, तमिलनाडु में 62%, राजस्थान में 51%, छत्तीसगढ़ में 63%, जम्मू कश्मीर में 65%, मध्य प्रदेश में 63%, महाराष्ट्र में 55% वोटिंग हुई है। पहले फेज में सबसे कम वोटिंग बिहार में हुई, वहां 50% का फिगर भी क्रॉस नहीं हुआ। बिहार में सिर्फ 47% वोट पड़े, यानी 20 राज्यों में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई। सिर्फ एक राज्य बिहार में स्कोर 50% के अंदर रहा। सवाल है कि राउंड 1 में ये जो वोटिंग हुई है, ये किसके फेवर में है? इस वोटिंग पैटर्न से क्या संकेत मिल रहे हैं? मोदी विरोधियों ने आज सुबह से लोकतंत्र बचाने के लिए वोट देने वाला जो नैरेटिव बनाया, क्या वही पब्लिक को समझ में आया, या फिर सबने मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर कमल का बटन दबाया? पहले दिन के रुझान पर नरेंद्र मोदी का अनुमान क्या है, इस रिपोर्ट में बताते हैं। जो लोग कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, आज वो खतरे में पड़ गए। कैसे? जो लोग कहते थे संविधान खतरे में है, आज वो खतरे में पड़ गए। कैसे? जो लोग कहते थे ईवीएम पर भरोसा नहीं है, आज वो पब्लिक के भरोसे पर खरे नहीं उतरे। कैसे? जो लोग कहते थे बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, आज वो एक एक वोट के लिए तरसे। कैसे? ये समझने के लिए आज के टॉप ट्रेंड देखिए। नंबर 1 हैशटैग वोट फॉर मोदी। टॉप ट्रेंडिंग नंबर 2 हैशटैग वोट फॉर भारत। टॉप ट्रेंडिंग नंबर 3 हैशटैग वोट फॉर डेवलपमेंट। टॉप ट्रेंडिंग नंबर 4 हैशटैग वोट फॉर नेशन। टॉप ट्रेंडिंग नंबर 5 हैशटैग वोट फॉर बीजेपी। टॉप ट्रेंडिंग नंबर 6 हैशटैग वोट फॉर 400 पार। टॉप ट्रेंडिंग नंबर 7 हैशटैग हर सीट पर मोदी। टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग नंबर 8 लोटस। सोशल मीडिया पर राउंड 1 की वोटिंग से रिलेटेड करीब 25 हैशटैग ट्रेंड हुए हैं और इनमें से सबसे ज्यादा यानी 12 से ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक मोदी, मोदी की पार्टी या बीजेपी के कैंडिडेट से ही जुड़े रहे। यह मोदी विरोधियों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। तो क्या 24 में पीएम कौन बनेगा, इसका पहला इंडिकेशन राउंड 1 में ही मिल गया है? क्या 21 राज्यों की 102 सीटों पर 16 करोड़ 63 लाख से ज्यादा वोटर्स ने, 35 लाख 67 हजार फर्स्ट टाइम वोटर्स ने तय कर दिया कि अगले 6 फेज में बाकी की 441 सीटों पर क्या होगा? 2019 में इन 102 सीटों पर एनडीए बनाम इंडी अलायंस का स्कोर टाई पर था। एनडीए और इंडी दोनों ने तब राउंड 1 में 48 सीटें जीती थी, मगर इस बार पब्लिक ने किसकी सीटें बढ़ा दी, किसकी घटा दी? सबसे बड़ा सवाल, क्या राउंड 1 में ही मोदी की जीत हो गई? क्या आज ही इंडी गुट की जमानत जब्त हो गई? क्या आज ही कंफर्म हो गया कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को 14 और 19 के बाद 24 में भी सियासी न्याय नहीं मिलेगा? लक्षण तो वैसे ही दिखे हैं। चारों दिशाओं में मोदी मोदी ही हुआ है। न राहुल, न अखिलेश, न ममता, न उद्धव, न स्टालिन, न गहलोत, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ा है। किसी भी वोटर ने वीवीपैट नहीं मांगा, तो क्या वोटर ने बस मोदी की पार्टी का सिंबल देखा और ईवीएम वाला बटन दबाया? राउंड 1 में 102 सीटों पर वोट किसके लिए पड़ा, किसके नाम पर पड़ा, इंडिकेशन क्लियर है। पहले फेज का चुनाव 2 हिस्सों में बटा। जमकर प्रो मोदी वर्सेस एंटी मोदी हुआ। मोदी के दुश्मनों ने तो गुरुवार रात को ही अपना बैनर पोस्टर बना लिया था। नो वोट टू बीजेपी, ये पर्चा छपवा लिया था। कांग्रेस वालों ने वीडियो रिकॉर्ड कर रंग बिरंगे पोस्टर बनाकर 400 पार का अपना ही फैक्ट चेक करना शुरू कर दिया था। और शुक्रवार सुबह जैसे ही
पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हुई जैसे ही भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई। मोदी विरोधी गुट ने लोकतंत्र बचाने के लिए वोट दो ये एजेंडा चिपकाना शुरू कर दिया। 24 के चुनाव को आखिरी चुनाव तक डिक्लेयर कर दिया। खरगे ने प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी वाला नैरेटिव बिल्ड कर दिया। राहुल की 10 साल का जख्म, वोटों का मरहम, नफरत और मोहब्बत की दुकान जैसे भारी भरकम शब्दों वाली स्क्रिप्ट घुमानी शुरू कर दी गई। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष पीले बैकग्राउंड पर सफेद टी शर्ट पहनकर बैठ गया। उसने लोकतंत्र बचाओ, मोदी को हराओ वाला टेप ऑन कर दिया। चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ईवीएम खराब है, लोकतंत्र है नहीं, संविधान खत्म हो जाएगा, इस तरह के डर दिखा रहे हैं पब्लिक को, नकारात्मक बात कर रहे हैं। कोई एजेंडा नहीं है। इस तरफ आप देखें तो एनडीए का स्पष्ट एक मत है, देश को विकसित कैसे कर रहा है, लॉन्ग टर्म एक विजन के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे मुद्दे जिसकी कोई पार्टी प्रचार क्या चर्चा ही नहीं करती। अखिलेश भी सुनहरे भविष्य के बहाने मोदी का डर दिखाने लगे। तेजस्वी अपनी टाइमलाइन पर भाजपा भगाओ चिल्लाने लगे। एक बार नहीं 6 बार वही दोहराने लगे। आम आदमी पार्टी भी वही घिसा पिटा तानाशाह हटाओ, लोकतंत्र बचाओ वाला मैसेज मोबाइल पहुंचाने लगी। बेल पर छूटकर बाहर घूम रहे आपके संजय सिंह भी तानाशाही का अंत कीजिए, घर से निकलिए, ये पटकथा फैलाने लगे। वोटर तो देख रहा है देश का संविधान खतरे में, संविधान को बचाने के लिए वोट पड़ रहा है। हमने नारा दिया था मेरा मान मेरा संविधान, वही चल रहा है। चुनाव जीत रहे हैं भैया, वोटर चुनाव जीत रहे हैं। लाइन देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजपूतों ने कहा कि इमरान का नहीं, हमारे स्वाभिमान का चुनाव है, तो चुनाव चल गया। आज बार गाड़ी पार है इंशाल्लाह। मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने अपने सारे स्लीपर सेल एक साथ एक्टिवेट किए ताकि वोटिंग शुरू होने से पहले ही इस तरह के पोस्टर फैला दो, मोदी के खिलाफ माहौल बना दो। सबके पास एक जैसा ही टेम्पलेट था। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस ने शाहरुख की जवान फिल्म का एक सीन घुमाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने देखा देखी लालू की पार्टी ने भी वीडियो के नीचे तेजस्वी की फोटो चिपकाकर मोदी के खिलाफ वोटर्स को भड़काना शुरू कर दिया। मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे? मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे? अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? ये सब अचानक नहीं हुआ होगा, पहले से स्ट्रेटेजी बनी होगी, वीडियो की एडिटिंग की गई होगी। मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे? उसमें तेजस्वी के परिवर्तन पत्र का पर्चा चिपकाया गया होगा, पोस्ट में क्या लिखा जाएगा ये सब तय किया गया होगा। 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? पूछो। वो अपना रिजल्ट बता रहे हैं, बौखलाहट है। विधानसभा में क्या कह रहे थे, क्या हालत हुआ, तो उन पे छोड़िए। पूरी तरीके से कहीं इफ एंड बट नहीं है। हम लोग चारों सीट फर्स्ट फेज का जीत रहे हैं और हमने पहले भी कहा है कि बिहार जो है इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता। और अगले दिन यानी शुक्रवार को वोटिंग से ठीक पहले सोशल मीडिया पर अलग अलग हैंडल से मोदी के खिलाफ ये कैंपेन लॉन्च कर दिया गया। मोदी विरोधी पार्टियों ने ये काम खुद भी किया। पहले अपने पोस्ट में हैशटैग सेव डेमोक्रेसी चिपकाया, फिर उसे हर प्लेटफॉर्म पर घुमाकर ट्रेंड कराया और यही काम इंडी गुट ने अपने स्लीपर सेल से भी करवाया। सबूत आपके सामने है, देख लीजिए कैसे माहौल बनाया गया। इंडी गुट के स्लीपर सेल ने जो शब्द लिखे वो पढ़िए, मोदी के लिए क्या क्या लिखा गया नोट कीजिए। सेव इंडिया वाला एजेंडा चलाया गया, मानो चुनाव नहीं देश में युद्ध हो रहा हो। वोट आउट द फासिस्ट, मोदी के लिए इस तरह के शब्द घुमाए गए। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के स्टेटस पर कौन सा टेक्स्ट लिखकर वायरल कराना है सब पहले से फिक्स था। मदर ऑफ डेमोक्रेसी को मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी बताकर वोटिंग वाले दिन वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश हुई। पूरे देश प्रदेश में बदलाव का माहौल है और जो फीडबैक हमको मिल रहा है, जो देखने को मुझे मिल रहा है, उसके आधार पर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छा रहेगा और इंडिया गठबंधन का बहुमत हमको प्राप्त होगा। 4 जून को जनता वोट डाल रही है पिछली 10 साल की सरकार की रिपोर्ट कार्ड को देख के, मूल्यांकन कर और ये जुमले और वादों में लोग फंसने वाले नहीं हैं। बहुत समझदार मतदाता हमारे देश का है। और इस बार जो है मुंहतोड़ जवाब दी हुई पार्टी, जिसको हमने मुंहतोड़ जवाब दिया था पिछली बार, इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि शायद आने वाले भविष्य में लोगों को याद रहेगा। न भूतो होगा न भविष्य तो होगा, न पहले हुआ ऐसा न अब की बार होगा। कि पहली बार
ये लोकसभा इतिहास बनाने जा रही है। इतना बड़ा इंडिया गठबंधन बन गया हो तो बताइए, डॉक्टर हमारे हैं, इनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? और इस बार तो लग रहा है कि नोएडा भी इतिहास बनाने जा रहा है, मेरठ भी इतिहास बना रहा है। और जो पहले चरण का चुनाव चल रहा है, आप लोग तो सब मोबाइल वाले हैं, सब जानकारी कर रहे होंगे, परिचित भी लोग हैं। बताओ, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा चल रही कि नहीं चल रही है? इसलिए जब वोट पड़े तो एक भी वोट बट नहीं पाए, सबका सब वोट पड़ना चाहिए। मगर मोदी के दुश्मनों की साजिश और तरह तरह के फॉल्स नैरेटिव के बावजूद हर लोकेशन पर बम्पर वोटिंग हुई। राउंड 1 की वोटिंग वाले दिन जिस वक्त मोदी विरोधी खेमा मोबाइल मोदी हटाओ वाला मैसेज पहुंचा रहा था, ईवीएम वाली फेक फोटो घुमाकर वोटर्स को बरगला रहा था, हेट नैरेटिव फैला रहा था, जिस वक्त तेजस्वी 14, 19, 22, 24 वाले टेक्स्ट चिपकाकर मोदी के खिलाफ गोल पोस्ट वाला रोस्ट कर रहे थे, और राउंड 1 की वोटिंग खत्म होने से पहले ही अखिलेश जैसे जैसे शब्द अपनी टाइमलाइन पर लिख रहे थे, बीजेपी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो फ्लॉप हो गया, बीजेपी की खिड़की खाली रह गई, इस तरह की मनोहर कहानियों वाला नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे। पहले फेज की वोटिंग खत्म होने से पहले जिस अंदाज में अखिलेश इंडी अलायंस को विनर डिक्लेयर करने वाली हवाई बातें लिख रहे थे, बोल रहे थे, उस वक्त मोदी राउंड 2 के लिए अपनी पिच रेडी कर रहे थे। और मोदी का प्राइम फोकस यूपी की 80 सीटों पर था, जिसके लिए मोदी ने 14 से भी बड़ा, 19 से भी बड़ा टारगेट सेट किया है। देखिए, अभी मुझे कुछ दिन पहले एक प्रेस इंटरव्यू में दे रहा था, वो मुझे पूछ रहे थे कि आप ये 400 पार कह रहे हैं, बोले बहुत से राज्यों में तो आप इतने आगे बढ़ चुके हैं, आप उसमें भी आगे अब कहां से बढ़ोगे? मैंने कहा लिख लो, अकेले उत्तर प्रदेश का मैं सांसद हूं तो मैं उसकी बात करता हूं। मैंने उनको कहा, यूपी के सांसद के नाते मेरे अनुभव से मैं कहता हूं, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा, और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। कुछ घंटों पहले की ही तो बात है, यूपी के दोनों लड़के लंबे इंतजार के बाद साथ साथ दिखे थे। अखिलेश ने तो 80 सीटों पर क्लीन स्वीप का दावा तक ठोक दिया था, मगर शुक्रवार को यूपी की जिन 8 सीटों पर वोटिंग हुई, उन सभी सीटों को बीजेपी ने हाल फिलहाल में हुए चुनावों में डोमिनेट किया है। और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि इन 8 सीटों में से मैक्सिमम सीटों पर कांग्रेस का पंजा साफ हो रहा है और साइकिल पंक्चर हो रही है। मोदी की भाषा में कहें तो यूपी के दोनों शहजादों की जोड़ी 17 के बाद 24 में भी फ्लॉप होती दिख रही है। 19 में तो बिछड़ गए, 24 में साथ आए, मगर वोटर्स को फिर भी नहीं रिझा पाए। फैक्ट यही है, मोदी लहर के आगे न राहुल टिक पा रहे हैं न अखिलेश। राउंड 2 से पहले मोदी इसीलिए दोनों पर इतने अटैकिंग हैं। मोदी न कोई चांस लेना चाहते हैं और न ही राहुल अखिलेश को कोई चांस देना चाहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने 17 अप्रैल की कैमरे वाली शूटिंग के बहाने यूपी में इंडी वालों की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते।
वैसे अखिलेश तो शुक्रवार को चुनावी सभाओं में अलग अलग मंच पर जाकर अपने कैंडिडेट्स का हाथ पकड़ रहे थे, लेकिन राहुल सुबह 7:44 के बाद कहीं नहीं दिखे। सुबह सुबह उनका वोटिंग वाला सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट आया था, उसमें भी उन्होंने मोदी के खिलाफ ही लोगों को उकसाया था। लेकिन मोदी तो राहुल के खिलाफ पूरी तैयारी करके यूपी के अमरोहा से लेकर एमपी के दमोह तक पहुंचे थे। मोदी ने राहुल और इंडी अलायंस पर पहला अटैक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार को लेकर किया। मोदी ने यूपी के अमरोहा में राहुल अखिलेश दोनों को लपेट लिया और एमपी पहुंचकर अयोध्या राम मंदिर के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले अंसारी परिवार की तारीफ करते हुए पूरे के पूरे इंडी अलायंस को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। ये कैसे हुआ, अब ये सुनिए। अयोध्या में राम मंदिर बना तो ये सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा दें। और ये सारा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। अब आप सोचिए, आपने नाम सुना होगा, अयोध्या में एक अंसारी परिवार है। दो पीढ़ी से ये अंसारी परिवार हिंदुओं के खिलाफ अदालत में जंग लड़ रहे थे, बाबरी मस्जिद के पक्ष में जंग लड़ रहे थे। ये इकबाल अंसारी और उनके पिताजी, ये पूरे परिवार कितने ही दशकों से लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया कि ये हिंदुओं के पक्ष में जाएगा, तो इतने साल लड़ाई लड़ने के बावजूद भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया। जीवन भर लड़ाई लड़े थे। इतना ही नहीं, जिस समय राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम था, तो ये राम मंदिर के जो ट्रस्टी है, वो हर एक के गुनाह गलतियां माफ करके सबको प्यार से निमंत्रण दिया। और आपको जानकर खुशी होगी, ये अंसारी जी स्वयं शिलान्यास के कार्यक्रम में मौजूद रहे। जीवन भर लड़ाई लड़े थे, मौजूद रहे। इतना ही नहीं, अभी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तो ट्रस्टियों ने उनको भी निमंत्रण दिया, जैसे कांग्रेस के नेताओं को दिया था, सपा के नेताओं को दिया था, इंडी गठबंधन वाले सभी नेताओं को दिया था, अंसारी को भी दिया। जीवन भर हिंदुओं के खिलाफ कोर्ट में लड़ते रहे, बाबरी मस्जिद के लिए लड़ते रहे, राम मंदिर के विरुद्ध लड़ते रहे। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला, तो वो हंसी खुशी के साथ आकर के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए इसमें हिस्सेदार बने। एक तरफ एक छोटा सा व्यक्ति भाई अंसारी सामान्य परिवार का है, उसका व्यवहार देखिए, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार देखिए। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ठुकरा दिया वोट बैंक के खातिर। आपको मोदी की ये तस्वीरें तो याद होंगी, जब प्रधानमंत्री गुजरात के द्वारका में समुद्र के गहरे पानी के अंदर गए और भगवान श्री कृष्ण की नगरी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। लेकिन हाल फिलहाल में हर चुनावी रैली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने मोदी की इन तस्वीरों का मजाक का विषय बना दिया। राहुल और प्रियंका दोनों ने मोदी पर कटाक्ष करते करते करोड़ों हिंदुओं की आस्था के बारे में सोचा तक नहीं। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में न प्रधानमंत्री न बीजेपी बात करती। आपको सिर्फ ये सुनाई देता है 400 पार, आपको सिर्फ ये सुनाई देता है कि मोदी जी कहां भ्रमण कर रहे हैं,
कभी आसमान में हवा में हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, कभी समुंदर के अंदर जाके नीचे पानी के नीचे हैं। तो यही दिख रहा है आपको। राहुल और प्रियंका गांधी को लगा कि इस तरह के बयान देकर वो नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल नुकसान कर देंगे। इंडी गुट की पार्टियों को लगा कि वो रामनवमी के दिन अयोध्या से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर रामलला के सूर्याभिषेक की तस्वीरों को देखते मोदी का मजाक उड़ाकर उन्हें पाखंडी बताकर पॉलिटिकल माइलेज ले लेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि मोदी न सिर्फ उनके विवादित बयानों को मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने वाले सियासी स्टंट से जोड़ देंगे, बल्कि यूपी से लेकर बिहार तक जहां जहां यदुवंशी हैं, जहां जहां कृष्ण के भक्त हैं, उन सब तक ये मैसेज पहुंचा देंगे कि इंडी अलायंस वाले न सिर्फ राम विरोधी हैं बल्कि कृष्ण विरोधी भी हैं। मोदी ने बिल्कुल यही किया और पब्लिक तक मैसेज डिलीवर हो गया। उनको लगा कि शायद वोट बैंक कच्ची रह जाएगी और इसलिए ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन आस्था को गालियां दे रहे हैं। अभी रामनवमी पर अयोध्या में प्रभु रामलला का इतना भव्य सूर्य तिलक हुआ, आप सबने देखा ना? देखा ना? आज जब पूरा देश राममय है तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं कि ये सब तो पाखंडी है। क्या आप सब पाखंडी है क्या? क्या राम भक्त पाखंडी है क्या? क्या राम की पूजा करने वाले पाखंडी है क्या? साथियों, इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। आपको ध्यान होगा, मैं कुछ दिनों पहले द्वारिका नगरी गया था और अमरोहा तो सीधा सीधा श्री कृष्ण के साथ नाता रखने वाली जगह है। अब भगवान श्री कृष्ण यहां से निकल करके गुजरात गए थे और मजा देखिए, मैं गुजरात में पैदा हुआ और उत्तर प्रदेश के चरणों में आके बैठ गया। काशी ने मुझे सांसद बना दिया। अब मैं द्वारिका गया, सारे जो आर्कियोलॉजी वालों ने उन्होंने खोज के निकाला है कि समुद्र के नीचे मूल द्वारिका है। और वहां मैं गया, समुद्र में बहुत गहरा चला गया, जहां श्री कृष्ण जी की पुरानी द्वारका नगरी की, वहां मैं पहुंचा और बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ मैंने पूजा की। और मैं अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को पसंद है जो मोर पंख, वो भी ले गया, वहां मैंने रखा। लेकिन कांग्रेस के साहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं।